हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, चलिए आज के सेशन में हम लोग का ना जैव प्रक्रम का तीसरा लेक्चर होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में, जिनमें जिक्र करेंगे हम उत्सर्जन का। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन क्यों जीवों के लिए आवश्यक है, क्या उत्सर्जन नहीं होने से जीवों की जैविक प्रक्रियाएं, दैनिक प्रक्रियाएं प्रभावित होगी। तो चलिए जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। उत्सर्जन होता क्या है। हम लोग परिवहन को पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। परिवहन के सभी कड़ी को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्सर्जन के बारे में। आखिर एक्सक्रेशन होता क्या है। तो देखिए, एक्सक्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जीवों के शरीर में बनने वाले सभी हानिकारक पदार्थों का, सभी टॉक्सिक पदार्थों का, जो जीवों के शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी हैं, उन सभी पदार्थों को उस शरीर से बाहर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। उत्सर्जन के लिए बात की जाए, उत्सर्जन के लिए, तो उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से ना हमारा जो ब्रिक है, हमारा ब्रिक जिम्मेवार है, ठीक है। हमारा ब्रिक जिम्मेवार है। यह क्या करता है, ब्रिक जो होता है ना, प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। जीवों के शरीर में ब्रिक जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। बात किया जाए ब्रिक का, तो प्रत्येक जीव के शरीर में संख्या में 2 ब्रिक पाए जाते हैं, और बाकी अगर बात की जाए तो 1 जोड़ा ब्रिक पाए जाते हैं। यह लगभग सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के उदर गुहा के सबसे निचले हिस्से में उपस्थित होता है, और इससे कनेक्टेड होता है एक ब्लैडर, जिसे मूत्राशय कहा जाता है, जितने भी यूरिन बनते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी हानिकारक पदार्थ, जल के हानिकारक पदार्थ, ब्लड के हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन सबको क्या करता है, ब्रिक जो है उसको शुद्ध करके ब्लड में से सभी हानिकारक पदार्थों को छान करके, जिसमें आपका यूरिक एसिड, अमोनिया, सबको निकाल करके, और ग्लूकोज के अत्यधिक मात्रा को भी निकालता है यहाँ से, ठीक है। बाकी जो लाभदायक पदार्थ बचते हैं उनको ब्लड के साथ बॉडी में रिलीज कर देता है, और जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको यहाँ से रोक करके इस मूत्राशय या मूत्र वाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय वाले ब्लैडर में भेज देता है। और इस ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 500 ml। जैसे ही 500 ml से ज़्यादा इसमें पानी भरता है या फिर द्रव पदार्थ भरता है, तो हम लोग को ना एक काफ़ी ज़ोर से पेशाब लगता है, और हम लोग पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, बॉडी में उपस्थित यूरेथ्रा, पेनिस में उपस्थित यूरेथ्रा के माध्यम से इसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए उत्सर्जन को हम लोग समझते हैं। पहले उत्सर्जन होता क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जीवों के शरीर में बनने वाले सभी हानिकारक पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की क्रिया को पूरा करने के लिए
पूरा करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जाता है उत्सर्जन तंत्र। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों के शरीर में बनने वाले सभी हानिकारक पदार्थ, सभी टॉक्सिक पदार्थों का क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, निकाला जाता है या फिर उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाता है, तब उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया को पूरा करने के लिए सभी बहुकोशिकीय जीवों में एक बहुत बड़ा सिस्टम पाया जाता है जिसे एक्सक्रेशन सिस्टम या फिर उत्सर्जित तंत्र कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से उत्सर्जित तंत्र का प्रमुख अंग जो होता है अपना ब्रीक होता है। अपना क्या होता है, ब्रीक होता है। उत्सर्जित तंत्र का प्रमुख अंग ब्रीक होता है, इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ठीक है, यह जो है अपना ब्रीक है। और ब्रीक का बात किया जाए तो ब्रीक संख्या में 2 होता है। संख्या में यह जीवों के शरीर में संख्या में कौगो होता है, 2 होता है। ठीक है, और ब्रीक को उत्सर्जित तथा पुनः अवशोषी अंग कहा जाता है। पुनः अवशोषी अंग कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह क्या करता है कि अगर ना ब्रीक क्या करता है, जैसे ही ब्लड इसके पास आता है धमनी के माध्यम से या सीरा के माध्यम से, यहाँ पे देखिए ये अभिवाही धमनी है और ये अभिवाही सीरा है। सीरा के माध्यम से ब्लड आता है जिसमें हमारे बहुत सारे यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ठीक है, ग्लूकोज का मात्रा, सारा चीज अवेलेबल होता है। तो क्या करता है ना कि ये ब्लड को क्या करता है, पहले रिफाइन करता है। ये पूरा का पूरा किडनी क्या करता है, ब्लड को रिफाइन करता है। अब रिफाइन करने के बाद अगर मान लीजिए कि इससे क्या होता है ना, कबो कबो किडनी से कबो कबो क्या होता है कि बढ़िको चीजवा को छान लेता है, रोक लेता है, ब्लड में नहीं जाने देता है। तो बढ़िको चीजवा को जब छान लेता है उसके बाद किडनी क्या करता है, उसका एनालिसिस करता है कि क्या हम निकाले हैं, इसमें जो निकाले हैं सब फेंकने लायक है कि कुछ रखने लायक भी है। तो जो रखने वाला होता है ना, जो रखने वाला होता है उसको पुनः ब्लड में भेज देता है। इसीलिए इसको उत्सर्जी या तथा पुनः अवशोषी अंग कहा जाता है। उत्सर्जी तथा पुनः अवशोषी अंग कहा जाता है। ठीक है, और यह ना संख्या में कितना होता है, 2 होता है, बाकी 1 जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा का अगर बात किया जाए तो 1 जोड़ा होता है, लगभग सेम के बीज के आकार का होता है। इसका वेट का अगर बात किया जाए ना, लगभग 70 से 80 ग्राम वेट होता है। ठीक है, किडनी का वेट लगभग 70 से 80 ग्राम होता है। और यह मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय से कनेक्टेड होता है। यह एक मूत्राशय जो है ना, यह एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसकी कुल कैपेसिटी 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक की होती है। ये अलग अलग शरीर की क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, और इसका बात किया जाए स्थिति का तो यह हमारे ना जीवों के शरीर में उदर गुहा के सबसे निचले हिस्से में उपस्थित होते हैं। वहां से ना जहां पे किडनी समाप्त होता है ना, वहां से श्रोणी वाला भाग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यह रहा हमारे किडनी के बारे में डिटेल। और बाकी उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए यह प्रमुख अंग होता है। और देखिए यहाँ पे ना कुछ आपको थोड़ा अलग टेढ़ा मेढ़ा एक संरचना दिख रहा होगा, इसको अधिब्रीक कहते हैं, इसको अधिब्रीक कहते हैं। ठीक है, और यह है मूत्राशय। कैपेसिटी का बात किया जाए तो इसका कैपेसिटी होता है 500 ml से 1000 ml तक, अलग अलग जीवों में अलग अलग। यह है मूत्रवाहिनियां, जो किडनी से मूत्राशय को जोड़ती है वो होती है मूत्रवाहिनियां होती हैं। ठीक है, तो ये था। और संख्या में ये 2 दिख रहा होगा आपको, लगभग सेम के बीज के आकार का होता है। वजन का बात किया जाए तो लगभग 70 से 80 ग्राम वजन
होता है इसका, ठीक है, 70 से 80 ग्राम होता है। नाम का बात किया जाए तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वृक्क को उत्सर्जी अंग कहा जाता है, प्रमुख उत्सर्जी अंग कहा जाता है जीवों के शरीर में, एकरा साथे साथे ना पुनः अवशोषी अंग भी कहा जाता है, ठीक है। यह वृक्क जो न है ना, अपना जो वृक्क है यह जिन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन कोशिकाओं से होता है। नेफ्रॉन ठीक है। वृक्क का निर्माण जिस कोशिका से होता है उस कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। एकरा साथे साथे ना प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्हीं नेफ्रॉन में ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। इन्हीं नेफ्रॉन के भूमेन संपुट वाले भाग में क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यह था वृक्क के बारे में डिटेल। और वृक्क में ना वृक्क में ब्लड के साथ वृक्क में एक प्रक्रिया होती है जिससे रक्त को छाना जाता है, डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है, छाना जाता है, डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है, डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। चूंकि रक्त में हमारा ना डायलिसिस, रक्त को छानने की जो प्रक्रिया होती है जो वृक्क के द्वारा की जाती है वो डायलिसिस होती है, और यह काम ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। और यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो समय समय पर उसको क्या किया जाता है, डायलिसिस करवाया जाता है, कुछ दिन बाद डायलिसिस करवाया जाता है। तो इस ऐसे केस में ना खान पान पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और इसके साथ ही ना ताकि हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में यूरिया का और अमोनिया का या फिर अमोनियस के यौगिकों का निर्माण न हो, और हमारा बॉडी क्या रहे, सेफ रहे, और हल्का हल्का काम हमारा वृक्क करते रहता है। तो हम वृक्क पे ज़्यादा लोड नहीं देते हैं जिनका किडनी खराब रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ना रक्त को क्या किया जाता है, छाना जाता है, रक्त में से अशुद्धियों को निकाल करके रक्त को प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। देखिए, रक्त को शुद्ध करना और छानना अलग अलग बात है। रक्त को शुद्ध करने का काम ना फेफड़ा करता है। फेफड़ा में उपस्थित ऑक्सीजन, हम वायुमंडल से श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ा में उपस्थित होता है, रक्त में मिल करके रक्त को शुद्ध करता है। जबकि हमारा किडनी जो है ना रक्त को क्या करता है, छानता है, रक्त में से अशुद्धियों को निकालता है, और अशुद्धियों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है डायलिसिस होती है। चूंकि ये सारा डायलिसिस लाल रक्त कोशिकाओं का होता है, चूंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है, ठीक है, हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वृक्क और वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वृक्क की क्रिया विधि समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे पाचन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। हम लोग सवेरे सवेरे जाग के मुँह हाथ धो के बढ़िया नाश्ता करते हैं, तो भैया वो नाश्ता जाता कहाँ है, उसका होता क्या है, ठीक है। हम केला खाते हैं तो केला काहे नहीं निकलता है,
दूध पीते हैं तो दूध काहे नहीं निकलता है, ठीक है। तो सारा का सारा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो हार्ड पार्टिकल बचता है, जो वैसे पार्टिकल होते हैं जिसका बॉडी का यूज बिल्कुल नहीं होता है, इसके साथ ही अगर यूज भी होता है ना तो वो यूज करने लायक नहीं बच पाता है। सपोज करिए अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके लायक कंटेंट दे रहे हैं, तभी तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके लायक कंटेंट नहीं देंगे तो आप हमारा वीडियो देखिएगा, नहीं देख पाइएगा। तो सेम चीज है बॉडी। बॉडी में ना, बॉडी में हम लोग चाहे कुछ भी खा ले, कितना भी खा ले, मैटर नहीं करता है। अगर हमारे खाने लायक, हमारे चीजों को, बॉडी को रखने लायक चीजें नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, उसको साइड कर देता है, उसको क्या कर देता है, साइड कर देता है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि पाचन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन देखिए एगो ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सभी जटिल से जटिल अणुओं को सरल रूप में बदला जाता है। क्या किया जाता है, सरल रूप में बदला जाता है। तो पाचन एक वह प्रक्रिया है जीवों के शरीर में पाचन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। जीवों के शरीर में स्थिति में भोजन का पाचन O2 की उपस्थिति में होती है, अतः यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अगला नोट देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा, ये जो भी स्टार का पॉइंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार का प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण है, ठीक है, या फिर उपचयन है, ठीक ना। या तो ऑक्सीकरण लिखिएगा और नहीं तो उपचयन लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है कि जीवों के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो ऑक्सीकरण होता है, और पाचन के दौरान भोजन के कणों का विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। अगर बात किए जाए ना, भोजन के कणों का क्या होता है, विघटन होता है। यानी कि उनको ना सरल, जटिल, सभी जटिल से जटिल अणुओं को क्या किया जाता है, उस पे एंजाइम लगा करके, उस पे हार्मोन्स लगा करके क्या किया जाता है, उसको सरल से सरल अणुओं में क्या किया जाता है, बदला जाता है, ताकि हमारा शरीर जो है ना आसानी से उपयोग कर सके इसका, ठीक है। तो यहाँ तक यह था पाचन की प्रक्रिया, पाचन था यह यहाँ तक, ठीक है।
आइए एक बार समझते हैं कि वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल से जटिल अणुओं को क्या किया जाता है, सरल रूप में बदला जाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, सरल रूप में बदलने की, भोजन के जटिल से जटिल अणुओं को सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, इसके साथ ही जीवों के शरीर में भोजन के पाचन O2 की उपस्थिति में, O2 किसको कहते हैं भैया, O2 ऑक्सीजन को कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, की उपस्थिति में होती है। अतः यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहलाती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहलाती है। पाचन के दौरान भोजन के कणों का विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। पाचन के दौरान क्या होता है, भोजन के कणों को विखंडित किया जाता है, विघटित किया जाता है, और विघटित करके जटिल से जटिल अणुओं को कहाँ, सरल रूप में बदल दिया जाता है, ताकि हमारा शरीर उसको आसानी से क्या कर सके, उपयोग कर सके। ठीक है, तो यह था पाचन के डिटेल पूरा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र पाया जाता है। अब हमारा देखिए, हमारा शरीर जो है ना, इसमें ना भोजन के पाचन के लिए एक बहुत ही भारी भरकम पूरा का पूरा बड़ा तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं भैया, हाँ, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं जो पाचन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। तो देखिए, प्रमुख अंग का अगर बात किया जाए, प्रमुख अंग का अगर बात किया जाए तो एक नंबर में हमारा होता है मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत ना मुंह आ जाता है, अपना जबड़ा आ जाता है, दांत आता है, जीभ आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऊपर वाले सारे एरिया को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। और यहाँ से यहाँ वाली एरिया को ना ग्रसनी कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है, यानी कि हमारा ग्रसनी भी आ जाता है। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी से जैसे हम नीचे आते हैं ना, तो हमारा पाया जाता है क्या, अमाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमाशय पाया जाता है। अमाशय से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अग्न्याशय हमको मिलता है। और अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। बात किया जाएगा कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। काहे भाई, कि ये देखिए ना, ये एंजाइम और प्लस हार्मोन दोनों रिलीज करता है। यह क्या क्या, एंजाइम प्लस में क्या चीज, हार्मोन भी निकालता है, हार्मोन भी निकालता है। एंजाइम हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, जो अग्न्याशयी रफ्स के रूप में निकलते हैं। और हार्मोन जो निकलता है इंसुलिन के रूप में निकलता है, चीनी के पाचन के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो हार्मोन अगर आपसे पूछ दे कि इंसुलिन हार्मोन बॉडी के किस अंग के द्वारा निकलता है, तो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के द्वारा निकलता है। ठीक है, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के द्वारा निकलता है। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, अग्न्याशय हो गया, अमाशय हो गया। अब यहां से हमारा शुरू होता है अगला हमारा है छोटी आंत। इसके बाद आता है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत का ना कुल 3 गो भाग होता है। छोटी आंत का कुल 3 गो भाग होता है
और यह जो है ना बहुत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नाम खाली एक और छोटा है, ठीक है। आहार नाल अभी बताएंगे, तो आपसे बात करेंगे आहार नाल के बारे में कि संपूर्ण शरीर में ना भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लगभग 8 से 10 मीटर तक की नालिकाएं पाई जाती है। और इन नालिकाओं में ना 8 से 10 मीटर की नालिकाओं में अकेले छोटी आंत 6 से 7 मीटर होता है। यानी कि संपूर्ण आहार नाल में सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है, ठीक है, छोटी आंत होता है। और रहा बात इसके बाद आ जाता है अपना बड़ी आंत, अपना कहा जाता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत ना, बड़ी आंत का ना केवल चौड़ाई ज्यादा होता है, कि चौड़ाई का होता है ज्यादा होता है। एगो कहते हैं लार्ज इंटरस्टाइन, एगो कहते हैं स्मॉल इंटरस्टाइन, ठीक है। तो यह था हमारा। यहाँ पे ना एक और चीज हम लोग का छूट रहा है, एगो चीज छूट रहा है हम लोग का यकृत। यकृत एक ऐसा ग्रंथि है, एक ऐसा ग्रंथि है जो भोजन के पाचन में सहायक तो होता है, लेकिन उससे भोजन होकर के गुजरता नहीं है, ठीक है, उससे होकर के भोजन नहीं गुजरता है। तो यहाँ तक देखिए हम लोग ना मुख गुहा को समझ गए, मुख गुहा को समझ गए, ग्रसनी को जान गए। ग्रसनी ये पाइप नुमा रचना होता है जो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। और ग्रसनी में क्रमांकुचन नाम की गति होती है, जिसके कारण भोजन आगे की ओर बढ़ता है। आमाशय का बात किया जाए तो यह लगभग जे के आकार का रचना होता है। इसके कुल 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पैलोरिक और फुंडिक। और मुख्य काम इसका क्या है, भोजन को अम्लीय करना, या फिर भोजन में ना कुछ क्षारीय पदार्थ, हम मिर्च वगैरह फिर या फिर करेला वगैरह खा लिए हैं तो उसको क्या बनाना, अम्लीय बनाना है। दूध यहीं पे जाकर के क्या हो जाता है, फट जाता है, दूध यहीं पे जाके फट जाता है। काहे कि आमाशय में, आमाशय से वो आमाशयी रस निकलता है, जिसे आमाशयी रस या फिर उनकी दीवारों पे जो बिंदुनुमा संरचना होती है उसे जठर ग्रंथि कहते हैं। और उनसे स्रावित होने वाले रस को जठर रस कहा जाता है, जिसका प्रमुख अवयव HCl होता है, जिसका प्रमुख अवयव HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और यह काफी ज्यादा क्रियाशील अम्ल है, प्रबल अम्ल है, जो कि भोजन के कणों को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। जैसे ही अग्न्याशय की ओर आगे बढ़ते हैं तो अग्न्याशय में ना एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। हार्मोन के रूप में इंसुलिन हार्मोन निकलता है और एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जिनमें प्रोटीन, पेप्टोन आपका शामिल है, ठीक है। यकृत से भी एक जूस निकलता है, यकृत से भी एक जूस निकलता है जो हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जिसे ना हम लोग पीत रस कहते हैं। और वो यकृत के ठीक नीचे ग्रीन कलर का ब्लैडर का में स्टोर होता है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है, ठीक है। छोटी आंत बता दिए। बड़ी आंत का नाम मुख्य रूप से कुल 2 भाग होता है, कुल 2 भाग होता है। एगो होता है रेक्टम, एगो होता है कोलम, ठीक है, एगो होता है कोलम। अब यहाँ से हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि भैया जब छोटकी आंत और बड़की आंत आपस में जुड़ता होगा तो एगो नली बनता होगा ना, जिसे हम लोग 2 पाइप का टुकड़ा जोड़ने के लिए एगो ज्वाइंटर का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग का छोटकी आंत और बड़की आंत यहाँ पे जुड़ रहा है, चाहे यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो नली बना होगा उसका क्या नाम है, तो उस नली का नाम सिक्किम है। छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने के लिए सिक्कम के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। एक एक टॉपिक को लाइन से काफी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जैसा कि अभी किए हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।